अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। बिलाशुबा गुज़िश्ता 24 घंटे की 26 दिसंबर 2023 की पाकिस्तानी सियासत के हवाले से सबसे अहम और बहुत अरसे के बाद कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट वो है जहां पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच की इंटरवेंशन के नतीजे में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की जमात को उसके बल्ले का इलेक्टोरल निशान वापस मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के 23 दिसंबर के फैसले को सस्पेंड करती है, रेस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू करती है। अगली तारीख इसमें 9 जनवरी रखी गई है। याद रहे कि 13 जनवरी तक इलेक्टोरल सिंबल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को इशू करने हैं। क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाता है? क्या ये एक सिंड्रेला स्टोरी है दैट लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर? इसके बाद सब साइड्स को अपने तमाम जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको अपनी गलतियों का, अपने जुराइम का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो हथियार फेंक देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर लाइक द सिंड्रेला स्टोरी। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर ऐसा हो तो जनाब मोहतरम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तमाम सियासत जो है वो पंजाब में धड़ाम करके गिर जाएगी। उनका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत असर रसूख है। इस्टेब्लिशमेंट क्या हथियार फेंक देगी? मुझे नहीं लगता। इस मामले के ऊपर थोड़ा सा मैं मजीद एक्सपैंड करता हूँ, बल्कि ज़्यादा एक्सपैंड करूंगा, लेकिन इससे पहले एक तो और डेवलपमेंट्स का मुझे जिक्र करने दीजिए। आज ही के दिन में 26 दिसंबर पाकिस्तान की बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब रियाज खोखर साहब की रहलत हुई, बहुत ही एक कलील इलालत के बाद। रियाज खोखर साहब उम्र के थे, आई थिंक ही वाज 81 इयर्स ऑफ एज। 1942 की उनकी बर्थ थी, दिसंबर 1942 की। लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सर्विस में बहुत कम डिप्लोमेट्स ऐसे गुजरे हैं, स्पेशली कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, जिनकी इतनी हाई प्रोफाइल हो जितनी कि रियाज खोखर साहब की थी, जिनका इतना कदकाठ था इन टर्म्स ऑफ हिज इम्पैक्ट। न सिर्फ वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए, बल्कि उन्होंने सर्व किया एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाई कमिश्नर इन इंडिया, जिनका उनके चले जाने के बाद भी बहुत वहां पर हिंदुस्तान में, दिल्ली में उनका चर्चा होता रहा। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे चीन में, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे यूनाइटेड स्टेट्स में, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे रशिया के अंदर। जब रशिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे तो जनरल मुशर्रफ की जो मुलाकात थी पुतिन के साथ, उसमें अगर कोई वाहिद शख्स मौजूद था नोट टेकिंग के लिए तो वो खुद रियाज खोखर साहब वहाँ पे मौजूद थे। बहुत ही डिस्टिंग्विश पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने बहुत मेंटोर किया। मेरे प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनसे बहुत मुलाकात होती थी। ग्लोबल विस्पेस मैगजीन में उन्होंने बहुत लिखा भी, उनके साथ हमने बहुत से इंटरव्यूज़ भी किए जिसके ट्रांसक्रिप्ट हमने पब्लिश किए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ उनका बहुत ताल्लुक रहा, वहाँ बहुत ज़्यादा सेमिनार्स को उन्होंने मेंटोर किया, उन्होंने उनको वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे मेरे ख्याल 2017 या 18 में उस वक्त हुई थी। चूंकि वो इस्लामाबाद से बाहर रहते थे, अक्सर इस्लामाबाद शहर में नहीं होते थे, इस्लामाबाद से कुछ फासले में उन्होंने बाहर एक जगह पे अपना रिहाइश रखी हुई थी। लेकिन मरहूम सेनेटर अनवर बेग, जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक रहा, मरहूम अनवर बेग के घर में अमरीकन एम्बेसी के एक इशाइये पे रियाज खोखर साहब से मुलाकात हुई। जब मुझे वो साइट पे ले गए, उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें ये बहुत खतरा महसूस होता है कि पाकिस्तान के जो प्लानर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, वो समझ नहीं पा रही कि आरएसएस जो है उसकी थिंकिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी जो फॉरवर्ड थिंकिंग, ये फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, उससे पाकिस्तान की रियासत को किस तरह के खतरात लाक हैं। उन्होंने कहा कि वो 2025 को एक बहुत ही सीरियस साल समझते हैं, बिकॉज आरएसएस के 100 साल जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, और वो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा नज़र जो है बढ़ के जो आरएसएस की जो नज़र होगी, उनकी जो थिंकर्स की नज़र होगी, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की नज़र है, वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है। जिस वक्त उन्होंने मुझे बात कही उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई खदशात हमारे सामने नहीं थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ और अवामिल की वजह से, कुछ सीपैक की वजह से आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अब कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी तफसीलात फिर मैं आपसे कभी बाद में शेयर करूंगा। एक और डेवलपमेंट वो है गुज़िश्ता 24 घंटे में जो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हुई हैं इसराइल और हमास के हवाले से, जहां देखते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक करके दमिश्क के करीब दमिश्क में ईरान के एक सीनियर कमांडर जनाब रजा मुसावी जो है उन्हें हलाक कर डाला। इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो ईरान ने शेयर की हैं। इसराइल टोटली मम है इस हवाले से, लेकिन इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गोव यालांट, योव गलांट, इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गलांट, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी माना खेज है। उन्होंने कहा कि इसराइल इस वक्त 7 थिएटर्स ऑफ वॉर जो हैं वहां पे लड़ रहा है, और हम पे 7 तरफ से हमला हो रहा है, 7 डायरेक्शन से हम पे हमला हो रहा है। एक गाजा, एक वेस्ट बैंक, एक लेबनान, एक सीरिया, इराक, यमन, और फिर उन्होंने कहा ईरान। उन्होंने कहा कि 6 सेक्टर्स को तो हमने एंगेज किया हुआ है,
एक सेक्टर को भी हमने एंगेज नहीं किया। वो एक सेक्टर से उनका इशारा ईरान है या उनका इशारा क्या है ये क्लियर नहीं है। अगर ये है तो इन्हीं 24 घंटों के अंदर अमेरिका ने 3 स्ट्राइक्स की इराक के अंदर खतीब हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए, जिसके बारे में अमेरिका का सेक्रेटरी डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन, उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की इजाज़त से ये स्ट्राइक की गई है और इसलिए की गई है कि खतीब हिजबुल्लाह जो है वो अमेरिकन अफवाज जो कि इराक के अंदर हैं और जो सीरिया के अंदर हैं, जो आईसिस के खिलाफ वहाँ मौजूद हैं, थोड़ी ही तादाद में उनको ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए टारगेट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक लार्जर स्पेक्टर जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का आपको नजर आता है, जिसका कोई आसान हल नहीं होगा, क्योंकि इराक के अंदर ही अगर आप स्ट्राइक्स को देखें तो पता चलता है कि ये 5वीं दफा अमेरिका को खतीब हिजबुल्लाह के ऊपर स्ट्राइक करनी पड़ी है। और इसका जाहिर है कि इससे कोई ज़्यादा देर तक वो डिस्करेज जो है वो नहीं रहते, और ना ही अमेरिका के पास कोई ऐसी कैपेसिटी है कि उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें या इरेडिकेट कर दें। इसी टाइम पीरियड के अंदर इजिप्ट ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड बेस्ड प्रपोजल जो है वो इसराइल और हमास और दुनिया के सामने रखा है गाजा में पीस के हवाले से। याद रहे कि चंद दिन पहले मैंने वीलॉग्स में एक से ज़्यादा दफ़ा जिक्र किया था कि हमास के जो पॉलिटिकल हेड हैं इस्माइल हनैया, वो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके इजिप्ट पहुंचे हैं, जहां इजिप्ट की इंटेलिजेंस के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ मोसाद के डेविड बर्निया जो हैं वो मसलसल यूरोप में मुलाकातें कर रहे थे, कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसी मुलाकातें जिनमें CIA के डायरेक्टर जो हैं विलियम बर्न्स भी शामिल थे। तो उसका नेट इफेक्ट ये निकला है कि इजिप्ट ने एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड प्रपोजल रखा है पीस का, जो ये कहते हैं कि एक मल्टी स्टेप पीस प्रोसेस होना चाहिए, जिसके इनिशियल फेज के अंदर कम से कम 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल जंगबंदी हो, इस 2 हफ्ते के अंदर मजीद नेगोशिएशंस हो, इस 2 हफ्ते के दरमियान में हमास रिलीज करे 40 से 50 इसराइलियों को जो उसके पास कैदी हैं, और इसराइल रिलीज करे 120 से 150 के करीब फलस्तीनी प्रिजनर्स को। और उसके बाद मजीद इस सीज फायर को एक्सटेंड करने की नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी रहें, जिसमें इजिप्ट, कतर, इसराइल और अमेरिका जो है वो शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर ये उन्होंने रेकमेंड किया है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट क्रिएट होनी चाहिए गाजा और वेस्ट बैंक के लिए, जिसमें मुख्तलिफ फैक्शंस की रिप्रेजेंटेशन हो, इंक्लूडिंग हमास। अब हमास के बारे में इसराइली प्राइम मिनिस्टर मसलसल कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक गोल है कि हमने हमास को मुकम्मल तौर पे खत्म करना है, उसे रेडिकेट करना है, लेकिन इजिप्शियन प्लान ये कहता है कि आप एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं, गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, पैलेस्टीनियन एक्सपर्ट्स, इसराइली फौजें गाजा से वापस चली जाएं और हमास जो है उसे उस गवर्नमेंट में शामिल करें। दोनों साइड्स ने या सारी ही साइड्स ने अभी तक इस प्लान के बारे में कोई रद्द अमल नहीं दिया। हेडलाइन ये है कि द इसराइलीज एंड द हमास बोथ आर कूल अबाउट दिस प्लान, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ना इसराइल ने ना हमास ने इसे रद्द नहीं किया। खबर यह भी है कि इसराइल ने एडमिट तो ये किया है कि उसके 156 सिपाही जो हैं, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, अब तक गाजा की लड़ाई में मारे गए हैं, लेकिन प्राइवेटली तौर पे बहुत सी वेबसाइट्स दावा करती हैं कि एक्चुअल फिगर इससे बहुत ज़्यादा है, जो गालमेंट डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये और बात है कि इसराइल जैसे मुल्क के अंदर कैसे फिगर्स को छुपा के रखा जा सकता होगा। तो ये डेवलपमेंट्स हैं जो मैं चाहता था कि आपके सामने मैं ला सकूं। अब मैं आता हूं वापस पाकिस्तान की तरफ, जहां पे पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच जस्टिस कामरान मियां खेल जो हैं उन्होंने एक बड़ा तारीखी फैसला दिया। ये तारीखी फैसला बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था, मतवक्को था। पिछले वीलॉग्स में मैंने इसका जिक्र भी किया, जो लास्ट भी मेरा वीलॉग था जो था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, उसके शुरू में भी मैंने इसका जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ ने असूली तौर पे फैसला किया है कि जैसे ही छुट्टी खत्म होगी मंडे की, ट्यूसडे के दिन वो पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर जाएंगे। और पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे इंटरिम चेयरमैन, जो उनको बल्कि अपनी कॉन्फर्मेशन भी पेशावर हाई कोर्ट से ही मिली, जनाब गौहर अली खान साहब, और उनके साथ थे बैरिस्टर अली जफर और उनकी पूरी टीम थी, जहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का मकालमा हुआ। अब जो ये फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसको मैंने कहा कि ये एक एक्सपेक्टेड मतवक्को फैसला था, पहला बड़ा सवाल इस हवाले से, और ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये रेज होता है कि तहरीक इंसाफ को ये फैसला लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों जाना पड़ा। उन्हें इस किस्म की रिलीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों नहीं मिली, उन्हें इस किस्म की रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से क्यों नहीं मिली। अगर आप इस फैसले की नौइयत को देखें, जिसकी कुछ डिटेल्स में भी आपको बहुत ही बेसिक सी आपके सामने शेयर करता हूँ, तो ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी हाई स्कूल के अगर बच्चे होते उनकी भी जूरी बना देते 7 मेंबर की या 5 मेंबर की, जिन्होंने मैट्रिक पास की होती या जिन्होंने ओ लेवल ए लेवल किया होता, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स होते, वहाँ पे आप उनका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक पैनल बनाते थे और तमाम हकाइक जो हैं गुज़िश्ता चंद महीने के, कि किस किस तरह से तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है, किस किस तरह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है, मतलब हकाइक हैं क्या सारे, अगर उनको सिर्फ 2 पेज की समरी दे दी जाती तो मुझे पूरा यकीन है
کہ کسی بھی اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اسی سمپلسٹک نتیجے پہ پہنچتے جس پہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس میاں خیل جو ہیں وہ پہنچے. اب جسٹس میاں خیل نے جو سوالات پوچھے وہ دیکھیں یہ وہی سوالات ہیں جو اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے, اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے اور وکلا سے یہ پوچھا کہ پاکستان کے اندر کتنی رجسٹرڈ جماعتیں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہیں. جواب ملا کہ 175. انہوں نے پوچھا ان کے میں سے کتنے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں جنہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے چیلنج کیا. جواب ملا کہ صرف ایک. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مانا گیا کہ 175 جماعتوں میں سے صرف ایک ہی جماعت ایسی ہے جس کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر کے معاملات کو مائکروسکوپک ایگزامینیشن میں الیکشن کمیشن پاکستان نے لایا. یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کسی اور جماعت کے الیکشن کو چیلنج کیا, کیا کسی اور جماعت کے الیکشن کے بعد اس کے سمبل کو اس سے لے لیا گیا, کیا الیکشن کا اسکیجول ایشو ہو چکا ہے. اگر الیکشن کا اسکیجول ایشو ہو چکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو اسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. آپ تو یہ کاروائی اس کے خلاف اگلے الیکشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ساری بحث ہونے کے بعد اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بحث تو خیر ہوئی اور انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کا 23 دسمبر کا فیصلہ جو ہے اسے سسپینڈ کر دیا, اور اس کے بعد جو ریسپونڈنٹس ہیں انہیں نوٹسز ایشو کی. ریسپونڈنٹس کا معاملہ بھی اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ خیال ان کا یہ تھا کہ ریسپونڈنٹس کو بلایا جائے گا تاریخ دے کے, لیکن ریسپونڈنٹس یعنی سرکار کے وکیل جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. اخبارات میں جو اگر اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے انگریزی اخبارات میں تو وہاں پر بھی یہ بات کو لکھا گیا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی عجیب تھی کہ اس میں جو کی ریسپونڈنٹ تھے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تھے. تو اصل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ٹیم کو ان کے وکلا کو آنا چاہیے تھا, لیکن باقی سیاسی جماعتوں کے وکیل اور حکومت پاکستان کے وکیل بھی وہاں پہ موجود تھے, جس پہ جج صاحب نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ ہم نے تو آپ کے نوٹسز ایشو کرنے تھے, آپ کو ریسپونڈنٹ کے طور پہ بلانا تھا, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو آج ہی ہم اس حوالے سے ایک انٹرم ججمنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. لیکن اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا اور باقی سیاسی جماعتوں کا اس کیس کے اندر کتنا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ رہا. بہرحال اب اس میں جو میں نے جو سوال اٹھایا کہ یہ فیصلہ تو اسکول کے بچے بھی کر سکتے تھے اور یہ فیصلہ جو ہے آپ کو پشاور ہائی کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو لینا پڑا. ابھی تک تو میں نے دیکھا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے یا حکومت کے بہت سے ذرائع ابلاغ میں بیٹھے ہوئے جو داغری ہیں یا بہت سے ان کے پہلوان ہیں, انہوں نے ابھی تک پشاور ہائی کورٹ کو بہت زیادہ ٹارگٹ نہیں کیا. لیکن آپ زیادہ امید نہ رکھیں, مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لل بفور دا اسٹارم. بہت جلدی پشاور ہائی کورٹ کو ٹارگٹ بھی کیا جائے گا, پشاور ہائی کورٹ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. جیسے کہ میں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے, مجھے نہیں لگتا. ویسے آن دا فیس آف اٹ تو یہ ہے کہ چونکہ معاملہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے اور اس میں پبلک اوپینین بڑی کلیئر بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کہیں جا کے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کو چیلنج کرے مشکل لگتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس میں جو سٹیکس ہیں پی ایم ایل این کے, نواز شریف صاحب کے, مریم نواز کے اسٹیبلشمنٹ کے, وہ اتنے ہائی ہیں کہ یہ تصور کر لینا کہ اب سے اور 9 جنوری کے درمیان یا 13 جنوری کے درمیان یہ جو 2 ہفتے ہیں اس سارے ٹائم پیریڈ کے, اس میں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مان لیا جائے گا. یہ کچھ مجھے بات ہضم ہوتے ہوئے لگتی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا تحریک انصاف کو الیکشن سے روکنے کے لیے, بیکاز اگر تحریک انصاف اپنے نشان بلے سمیت, اور چونکہ تحریک انصاف کے اکثر لوگوں کے نے اپنے نامینیشن پیپر بھی داخل کرا دیے ہیں اور وہ نامینیشن پیپرز کو اپروو کروانے کے لیے بہت بھرپور جنگ بھی کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر اپنے بلے کے نشان کے ساتھ تحریک انصاف پنجاب میں کھڑی ہوتی ہے اور نظر آتی ہے بلے کے نشان کے ساتھ, اور جب بلے کا نشان ہے تو نہ صرف کینڈیڈیٹس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں بلکہ بعد میں ان کو اپنی ریزرو سیٹس بھی ملتی ہیں. تو پی ایم ایل این کے لیے بہت ہی شدید, مطلب جتنا ہی اس کو انڈر اسٹیٹمنٹ بھی کہا جائے, نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لیے پنجاب میں بہت ہی شدید قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. خود لاہور شہر کے اندر جہاں تحریک انصاف نے ایک بہت ہی کمپریہنسو الیکٹورل پینل کھڑا کر دیا ہے, جس میں ایک طرف عمران خان آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آ رہی ہیں, جس پہ پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نظر آ رہے ہیں, جس کے اندر آپ کو صنم جاوید کی طرح کی ٹائگرس نظر آ رہی ہے, جہاں آپ کو اور بہت سے جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہ بھی ہوں, حماد اظہر صاحب بھی وہاں پہ ہیں. تو یہ خاصا فارمیڈیبل قسم کا پینل ہے لاہور شہر کے اندر, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی انہوں نے کرنا ہوگا. اب میں اس حوالے سے 2 چیزیں آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہتا ہوں, یہ آپ کو اس میں انوالو کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ لوگ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستان میں شاید کسی فائنل مومنٹ کا زیادہ چرچا ہوتا ہے, اسی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. جب ہم 1971 کی بات کرتے ہیں تو لوگ صرف ان کی نگاہیں جو ہیں, ان کے جو دماغ ہیں, ان کے جو ذہن ہیں وہ فوکس ہو جاتے ہیں
सरेंडर के ऊपर, कि सरेंडर अगर ना होता, फौरन से अगर 16 दिसंबर 1971 का सरेंडर ना होता तो शायद उनको उस सारी चीज़ का इतना दुख ना होता। और इसी वजह से लोग समझते हैं कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, अगर आखिरी दिनों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो रोल ना प्ले किया होता जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत की और शेख मुजीब को कन्फ्रंट किया, तो शायद पाकिस्तान बच जाता। मैंने इसके हवाले से सीरीज ऑफ अपने प्रोग्राम्स में, वीलॉग्स में, अपनी राइटिंग्स में हमेशा इस तरह निशानदेही करने की कोशिश की है कि मामला बहुत ख़राब हो चुके हुए थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर सारा वजन जो है इसका नहीं फेंका जा सकता। इसका वजन उस प्रोसेस पे फेंका जाना चाहिए जो 1950 और 1960 की दिहाई से मसलसल हो रहा था, और जिस तरह से पाकिस्तान की, मगरबी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो बंगाली पॉलिटिक्स को और बंगाली एस्पिरेशंस को, बंगाली इकोनॉमिक इश्यूज को, बंगाली अवाम के इश्यूज को, वहाँ की सियासत के इश्यूज को, उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिज़ायर थी, एक ऐसी कौम की जो पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस थी, जो पाकिस्तान बनाने में जिसका कलीदी रोल था। मत भूलिए कि मुस्लिम लीग की 1906 के अंदर जो आगाज़ है वो भी बंगाल से हुआ था। तो जो मगरबी पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज थी, उनका जो रोल है वो बड़ा कलीदी था, और अक्सर उसका जिक्र कम होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी भी जो प्रोसेस हमारे सामने है, ये प्रोसेस मैटर करता है। और हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है, जो 50s और 60s में वेस्ट पाकिस्तान में थी, उनके रोल को हम भूल जाते हैं कि जो कुछ बंगाल में जो कुछ हो रहा था, तो मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने कभी भी महसूस नहीं किया कि जो कुछ भी मशरकी पाकिस्तान में हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसका रास्ता रोकना चाहिए। अब मैं वापस आता हूँ असर हाज़िर की तरफ। ये सही है कि तहरीक इंसाफ को अंदाजा था कि हमें पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है, और मैंने आपको बताया भी है, तैयार रहे इस चीज़ के लिए कि अभी आप देखेंगे कि ज़राया अबलाग के लोग पेशावर हाई कोर्ट पे हमले शुरू कर देंगे। अगर अभी नहीं शुरू किए तो कल सुबह से शुरू कर देंगे। मैं जो चीज़ ताज्जुब की है कि तहरीक इंसाफ से उसके बल्ले का निशान छीन लेने का जो फैसला है, उसके बाद पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पाकिस्तान के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डॉन अखबार है, ट्रिब्यून अखबार है, दी नेशन है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन है, फाफन है, पिलदैत है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान के और बहुत से समाजी कारकुन हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, किसी ने भी ये मुनासिब नहीं समझा, कि किसी को ख्याल नहीं आया, इसको क्या कहेंगे, उनको समझ नहीं आ रही है, ये वो बेहस हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन अहम हैं और पाकिस्तान के इलेक्शन मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती अगर सबसे बड़ी सियासी जमात को आप एक जमात की तरह से, हैसियत से उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करना दें। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की है, मुख्तलिफ की टर्म्स और सर्चेस मैंने डाले हैं, ECP कॉमा ECP कॉमा PTI, ये मुख्तलिफ जो की सर्चेस होती हैं जब गूगल में सर्च करते हैं, मुझे नज़र नहीं आया कि पिछले चंद दिनों में जब से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला दे रहा था तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने का, या उसने फैसला दे दिया 23 दिसंबर को, इसके आगे पीछे मुझे डॉन का, ट्रिब्यून का, नेशन का कोई एडिटोरियल नज़र नहीं आया, मुझे पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की कोई प्रेस रिलीज नज़र नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफर की कोई पोजीशन नज़र नहीं आई, मुझे पिलदात जो है अहमद मकबूल साहब की, महबूब साहब की, उसकी कोई पोजीशन मुझे नज़र नहीं आई, किसी बार एसोसिएशन की मुझे पोजीशन जो है नज़र नहीं आई। और यही खतरा है, दर हकीकत खतरा ये है कि पेशावर हाई कोर्ट अगर एक सिंगल टांग पे खड़ी है, कभी भी फैसलों में जान नहीं पड़ती जब तक कि उसको वाइडर सपोर्ट नहीं मिलती। तो तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन बिल्कुल सही पोजीशन है कि आप उनसे बल्ले का निशान छीन रहे हैं, इसको जब तक एक वाइडर पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलती, खतरा खत्म नहीं होता। अभी भी वक्त है, आप लोगों का रोल ये हो सकता है कि इसको बड़ा एजुकेट करने की जरूरत है। इस पर ठीक है, जश्न मना लिया, अब तक 8-10 घंटे का जश्न मना लिया, 12 घंटे और जश्न मना लिया, लेकिन इसको ये मत समझें कि ये सिंड्रेला की कहानी है, क्योंकि इससे सारे पॉलिटिकल कार्ट जो है, एप्पल कार्ट जो है वो अपसेट हो जाती है। अभी काउंटर स्ट्रेटजी होगी जो आपके सामने आएगी, तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन से रोकने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट तक जाना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जब तक कि ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जिनकी मैंने निशानदेही की है, डॉन अखबार, ट्रिब्यून अखबार, दी नेशन, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन, बार एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज़, फाफन, पिलदैत, ये कम अज़ कम एहसास नहीं करते कि इन्हें कम अज़ कम अब चलें, पहले पोजीशन ने ली तो इन्हें अब इस स्टेज के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को वेलकम करना चाहिए कि हम इत्मीनान का सांस लेते हैं कि एक बड़ी गलत चीज़ हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इलेक्शन को मीनिंगलेस बना रहा था, पता नहीं क्या वजूहत थी, लेकिन एक गलत चीज़ को पेशावर हाई कोर्ट ने उसका रास्ता जो है वो रोक दिया है। सो लेट्स सी कि इस स्टेज के ऊपर क्या होता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।